अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 रबीउल सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया है। पुलिस बेगुनाहों को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाती है, वो इन्हें पीट पीट कर मौत के घाट उतार रही है। सिर्फ लखनऊ में ही 15 दिन के अंदर 2 नौजवानों की पुलिस हिरासत में मौत हो चुकी है। इस मामले पर अखिलेश यादव के साथ ही कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी और बीएसपी सदर मायावती ने भी उत्तर प्रदेश हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि शहरों व दीगर मुकामात का नाम बदलने में माहिर बीजेपी हुकूमत को अब पुलिस कस्टडी का नाम बदलकर टॉर्चर होम रख देना चाहिए। उन्होंने लखनऊ के विकास नगर में रहने वाले अमन गौतम की पुलिस हिरासत में मौत के बाद अब चेन्नट थाने में ताजिर मोहत पांडे की मौत पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। बिहार के साहिवान के साबिक रुकन पार्लियामेंट और खदावर लीडर मोहम्मद शहाबुद्दीन के दुनिया से रुखसत होने के बाद आरजेडी और मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के कुंबे में बढ़ी दूरियां और इसके सियासी नुकसानात की भरपाई के लिए आरजेडी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेवा हिना शहाब और बेटे उसामा शहाब को पार्टी में शामिल कर लिया। पटना में साबिक वज़ीर-ए-आला राबड़ी देवी की सरकारी रिहाइशगाह पर साहिवान के साबिक रुकन पार्लियामेंट मरहूम शहाबुद्दीन की बेवा हिना शहाब, इनके बेटे उसामा शहाब को आरजेडी के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव और अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनता दल की रुकनियत दिलाई गई। इस मौके पर साबिक वज़ीर-ए-आला और आरजेडी के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का कुंबा हमसे कभी दूर नहीं था। इनकी बेवा और बेटे के आरजेडी में शामिल होने से इनका खानदान हमसे करीब आ गया है। हिना शहाब और उसामा के आरजेडी में शामिल होने से पार्टी को काफ़ी फायदा होगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इनके साथ इनके हामियों की बड़ी तादाद ने भी पार्टी की रुकनियत ली है, जिससे हमें काफ़ी खुशी हो रही है। हिंदुस्तानी एयरलाइंस की कम से कम 50 फ्लाइट्स को इतवार को बम की धमकी दी गई, जिसके बाद 2 परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। ज़राए ने यह बात बताई। 14 दिनों में एयरलाइंस की 350 से ज़ायद फ्लाइट्स को बम की झूठी धमकियां दी गई है। बेशतर धमकियों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। अकासा एयर ने कहा कि इसकी 15 फ्लाइट्स को सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुए और जामे जांच के बाद तमाम तैयारों को ऑपरेशन के लिए क्लियर किया गया। बाखबर ज़राए ने बताया कि इंडिगो को 18 और वस्तारा को 17 फ्लाइट्स के लिए बम की धमकियां दी गई। इंडिगो की कम से कम 2 फ्लाइट्स का रुख मोड़ा गया। इसकी फ़्लाइट 6E133 पुणे जोधपुर को अहमदाबाद की सिमत मोड़ा गया और 6E87 को कोडिगोड ता दम्माम को मुंबई मोड़ दिया गया। इंडिगो के बयान में कहा गया कि इसकी दिल्ली ता इस्तांबुल, जिद्दा ता मुंबई, गोवा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, झारसुगुड़ा, अमृतसर, अहमदाबाद और कोलकाता पुणे परवाज़ों को धमकी दी गई। दीगर परवाज़ों में हैदराबाद ता बड़ौदा, दिल्ली ता बेंगलोर, बेंगलुरु ता दिल्ली, रियाज ता मुंबई शामिल हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में अमन तभी कायम हो सकता है जब बांग्लादेश से आ रहे दरअंदाजी बंद हो जाए। अमित शाह ने दावा किया कि अगर 2026 में बीजेपी मगरबी बंगाल में इख्तिदार में आती है तो पड़ोसी मुल्क से गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोक दिया जाएगा। अमित शाह ने हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद पर पेट्रोपोलैंड पोर्ट पर एक नए मुसाफिर टर्मिनल और दोस्ती गेट का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि जब हुकूमत का सरबराह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलता है तो इन मुलाकातों में सियासी पुख्तगी होती है। इससे अदालती कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता। CJI ने यह भी कहा है कि जब हम रियासती हुकूमत या मरकजी हुकूमत के सरबराह से मिलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई डील हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक तकरीब के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा गया कि क्या यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी या दीगर मौक़ों पर सीनियर जुडिशल अफसरान और सियासतदानों के दरमियान मुलाकातें होती है। इस सवाल का जवाब देते हुए CJI ने कहा है कि अदालती काम की वजह से हमें रियासत के वज़ीर-ए-आला या मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से बात करनी पड़ती है, क्योंकि वही अदलिया के लिए बजट फराहम करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो हमारे फैसलों पर असरअंदाज होते हों।
उत्तरकाशी के बारहाट इलाके में एक मस्जिद को मस्मार करने का मुतालबा करने वाली दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों के एक ग्रुप के एहतजाज के दौरान पथराव के वाक़े के सिलसिले में 200 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। हिंदुत्व तंजीमों का दावा है कि यह मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनाई गई। उत्तरकाशी कोतवाली के SHO अमरजीत सिंह के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा सिन्हा की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज FIR में 8 अफराद के नाम दर्ज किए गए। उत्तरकाशी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अमित श्रीवास्तव ने तस्दीक की है कि इंडियन सिविल डिफेंस कोड की दफ़ा 163 के तहत इम्तनाई अहकामात फ़िलहाल पूरे ज़िले में नाफिज हैं। ये एहतजाज 24 अक्टूबर 2024 को हुआ था, जिसमें 7 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी हुए थे। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में सवार होने के लिए अफरा तफरी के दरमियान भगदड़ में 10 अफराद जख्मी हो गए। डिजास्टर कंट्रोल और बल्दिया के अहदेदारों ने यह बात बताई। आने वाले दिवाली और छठ त्योहारों के पेश नज़र लोगों की बड़ी तादाद अपने आबाई मुकामात को जाने के लिए बांद्रा टर्मिनल पहुंची थी, जहां कई मुसाफिर गैर रिजर्वेशन में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। वेस्टर्न रेलवे ने बताया कि यह वाक़ा अलग सुबह 2:45 पर बांद्रा टर्मिनल्स के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पेश आया। अपोजिशन जमातों ने मुंबई रेलवे सेफ्टी को नज़रअंदाज करने के लिए वजीर रेलवे पर तनकीद की। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर अवाम को धोखा देने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया और लोगों से कहा है कि वो रुको, सोचो और कार्रवाई करो के मंत्र पर अमल करें जब इन्हें इस तरह के स्कैम का सामना हो। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात से इनमें डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। अपने माहाना मन की बात प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ इस मसले को निपटने के लिए रियासतों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे जराइम से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदारी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि मुल्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं तकारीब मनाने का फैसला किया, जिनका आगाज़ बिलतरतीब 31 अक्टूबर और 15 नवंबर को होगा। मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का यौम पैदाइश दिवाली के दिन आ रहा है। इस वजह से इस साल रन फॉर यूनिटी का एहतमाम 29 अक्टूबर को किया जाएगा। मोदी ने नशरिया के दौरान एक मुतासरा और एक धोखाबाज के दरमियान बातचीत शेयर की और डिजिटल गिरफ्तारी के साइबर जुर्म को नुमाया किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी के धोखेबाज बाज़ औक़ात खुद को पुलिस, CBI, नारकोटिक्स अहदेदार और बाज़ RBI के अहदेदार ज़ाहिर करते हैं। वो बड़े एतमाद के साथ बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात के कई सामीन ने ख्वाहिश की थी कि वो इस मसले पर इज़हार ख्याल करें। मोदी ने ऐसे धोखेबाजों के तरीक़े जुर्म की वजाहत करते हुए कहा कि ये लोग पहले शख्सी मालूमात हासिल करते हैं, इसके बाद खौफ का माहौल पैदा करते हैं। फिल्म स्टार से सियासतदान बनने वाले विजय ने नई सियासी पार्टी TV के तश्कील दी है। इतवार की शाम पहले जलसे में अवाम की कसीर तादाद से खिताब करते हुए विजय ने BJP और हुक्मरान DMK को अपनी पार्टी के नज़रियाती और सियासी दुश्मन करार दिया। अपनी पार्टी के जरिए मसावत, समाजी इंसाफ और तमिलनाडु को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज सियासत के एक नए दौर का वादा भी किया। विजय ने तमिलनाडु में नौजवानों की क़यादत में सियासी तब्दीली का मुतालबा किया और कहा कि इनकी पार्टी समाजी इंसाफ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करेगी। 2026 के इंतखाबात में तब्दीली का वादा किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने शहर हैदराबाद में 1 महीने तक इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं। 27 अक्टूबर शाम 6 बजे तक 28 नवंबर शाम 6 बजे के दौरान 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने, जुलूस, धरना, रैली और अवामी जलसे मुनक़िद करने की हैदराबाद और सिकंदराबाद में इजाज़त नहीं रहेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानून की दफ़ा 163 के तहत यह अहकाम जारी किए गए, जिसे साबिक़ में सेक्शन 144 CRPC कहा जाता था। इम्तनाई अहकामात के दौरान धरने और एहतजाज की इजाज़त सिर्फ इंदिरा पार्क धरना चौक पर रहेगी। अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया। तेलंगाना काबीना ने गोशा महल पुलिस स्टेडियम की अराजी पर उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत की तामीर को मंजूरी दे दी है। वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने काबीनी फैसलों से मीडिया को वाकिफ कराते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत के लिए गोशा महल पुलिस स्टेडियम की अराजी का इंतखाब किया था। इस सिलसिले में आज काबीना ने इस फैसले को मंजूरी दे दी। पुलिस स्टेडियम की अराजी महकमा सेहत को मुंतकिल करते हुए इस पर उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत तामीर की जाएगी। वाज़ेह के अस्पताल की मौजूदा इमारत काफ़ी मखदूश हो चुकी है और साबिक़ BRS हुकूमत ने मखदूश इमारत को मुनज़्ज़म करते हुए नई इमारत की तामीर का फैसला किया था। ताहम हेरिटेज इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद करने वाले जहदकारों ने हाईकोर्ट से रुजू होकर रुकावट पैदा कर दी थी। जहदकार मौजूदा कदीम इमारत की मरम्मत और तज़य्युन करते हुए करीब में वाक़ खुली अराजी पर तामीर की मांग कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने किसी भी तनाज़े से बचने के लिए गोशा महल पुलिस स्टेडियम की अराजी पर नए अस्पताल की तामीर का फैसला किया है। हुकूमत कदीम इमारत के तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा रखती है। शहर हैदराबाद में एबिट्स के इलाके तिलक रोड
बोगल कुंटे में पटाखों की एक दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तिलक रोड बोगल कुंटा हैबिट्स में वाक़ शांति फायरवर्क्स दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारियां पटाखों पर गिरने से आग लग गई और तेज़ी के साथ पूरी दुकान में फैल गई और शोले भड़कने से दुकान से मुतसिल होटल भी आग की लपेट में आ गई। आग तेज़ी से फैल गई और पूरी दुकान जलकर खाकस्तर हो गई। आग के हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लाखों रुपयों के पटाखे जल गए। आग के शोले इतने तेज थे कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इत्तला मिलते ही हैबिट्स पुलिस मुकाम पर पहुंच गई और फायर इंजन को भी तलब कर लिया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। रियासत तेलंगाना में वर्किंग जर्नलिस्टों के लिए एक्रीडेशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में रहनुमाना खतूत तय करने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कायम करदा खुसूसी कमेटी का पहला इजलास हैदराबाद में मुनक्किद हुआ। मीडिया कमेटी के सदर नशीन के श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा इजलास में कमेटी के अरकान जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत और रुकने कानून साज कौंसल एडिटर आंध्रा ज्योति के श्रीनिवास, पॉलिटिकल एडिटर हिंदू आर रविकांत रेड्डी, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट के श्रीहरि, जॉइंट डायरेक्टर इत्तलात व ताल्लुकात आमा DS जगन ने शिरकत की। एक्रीडेशन कार्ड की इजराई के सिलसिले में रियासती हाईकोर्ट का हालिया फैसला और मौजूदा रहनुमाना खतूत का जायजा लिया गया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा दीगर मीडिया को एक्रीडेशन कार्ड्स की इजराई का जायजा लिया गया। रहनुमाना खतूत तय करने के लिए जर्नलिस्ट यूनिटों, एसोसिएशनों, प्रेस क्लब और दीगर इनफरादी सहाफ़ियों से तहरीरी तौर पर तजावीज़ तलब की गई। तहरीरी तजावीज़ 15 नवंबर तक जॉइंट डायरेक्टर महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा को मौसूल हो जानी चाहिए। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में फिरका परस्त ताकतों की सरगर्मियों में दिन ब दिन शिद्दत पैदा हो रही है। हालिया अरसे में जैनूर में मुसलमानों को निशाना बनाने के वाक़े की यादें अभी ताज़ा थी कि कागज़नगर मंडल में फिरका परस्तों ने एक मुस्लिम नौजवान को मॉब लिंचिंग के जरिए हलाक करने की कोशिश की। मुकामी पुलिस ने फौरी मदाखलत करते हुए 19 साला आबिद हुसैन की जान बचा ली और इस कोशिश के दौरान बास पुलिस मुलाजमीन अशरार के हमले में जख्मी हुए और इनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। यह वाक़या कागज़नगर मंडल के बेजोर और मारथाड़ी गांव के दरमियान पेश आया, जहां मुस्लिम नौजवान को एक दूसरे फिरके की लड़की के साथ घूमता हुआ देखकर मुकामी अफराद बरहम हो गए। उन्होंने आबिद हुसैन को दरख्त से बांधकर बेदर्दी से मारपीट की। इसी दौरान ईसा गांव मौजा से ताल्लुक़ रखने वाली पुलिस को इस वाक़े की खबर हुई। मुकामी पुलिस फौरी वहां पहुंच गई और इसने रस्सी से बंधे हुए नौजवान को छुड़ा लिया और इसे पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने की कोशिश की। बरहम हुजूम ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और पुलिस की 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। जख्मी होने के बावजूद पुलिस ने आबिद हुसैन को वहां से मुंतकिल कर दिया और गाँव वाले काफ़ी दूर तक पुलिस का ताक़ुब करते रहे। अगर पुलिस हौसलामंदी का मुजाहरा ना करती तो कागज़नगर में मॉब लिंचिंग से एक मुस्लिम नौजवान हलाकत वाक़ होती। बताया जा रहा है कि बैन मजहबी इश्क के इस मामले पर अक्सरियती तबके में सख्त नाराज़गी और बरहमी पाई जा रही है। लड़की के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसी दौरान मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में फिरका परस्त ताकतें सर उभारने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों और इनकी इबादत गाहों के अलावा तिजारती इदारों पर हमले किए जा रहे हैं। आसिफाबाद और आदिलाबाद अजला में बढ़ते फिरका परस्ती के वाक़ात पर फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। उन्होंने मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नाज़रीन, तेलंगाना में रोज़ बरोज़ बढ़ते वाक़ात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने यादव तबके की जानिब से हर साल मुनक़िद होने वाले सदर सम्मेलन यानी भैंसों की नुमाइश में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए हर साल दिवाली से कबल यादव तबके की जानिब से मुनक़िद होने वाले सदर सम्मेलन को आइंदा साल से सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सदर सम्मेलन को रियासत के हर गाँव में मुनक़िद करने की ज़रूरत है ताकि यादव तबके की मेहनत को अवाम के सामने पेश किया जा सके। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यादव तबके को सियासी तौर पर आगे ले जाने की कांग्रेस की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर यादव तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के नौजवान लीडर अनिल कुमार यादव को राज्यसभा रवाना किया गया। इसी तरह इनके वालिद और साबिक़ रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव को मुशीराबाद हल्के से पार्टी टिकट दिया गया था, ताहम इन्हें असेंबली इंतखाबात में शिकस्त हुई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर अंजन कुमार यादव को कामयाबी मिलती थी तो ऐसी सूरत में वो काबीना में यादव तबके की नुमाइंदगी करते थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मूसा नदी की सफाई के प्रोग्राम का तस्करा करते हुए कहा कि फिलवक्त मूसा नदी कचरे और गंदे नाले में तब्दील हो गई है। मूसा नदी को असली हालत में लाने का फैसला किया गया है। उन्होंने इस बात का आज़म किया कि मूसा नदी के सफाई का प्रोग्राम हो या शहर हैदराबाद को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की देने के मामले में कोई भी ताकत रुकावटें हायल करती है तो कांग्रेस इसकी परवाह किए बगैर मूसा नदी की सफाई और शहर की तरक्की को अंजाम देकर रहेगी। खुद साख्ता और गैर क्वालिफाइड डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करते हुए तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ क्लिनिक्स और अस्पतालों पर धावे करते हुए तकरीबन
45 ڈاکٹروں کو بے نقاب کیا ہے جو حیدرآباد، وقار آباد، پرگی، ٹانڈور اور معین آباد میں دواخانے چلا رہے تھے۔ حیدرآباد میں کونسل کی ٹیموں نے مختلف مقامات پر دھاوے کیے اور ایسے 20 افراد کو کلینکس بند کروایا جن کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں تھی اور نہ ہی وہ کوئی اہلیت رکھتے تھے۔ حیدرآباد کے جن علاقوں میں کونسل کے ڈاکٹرز نے دھاوے کیے ان میں LB نگر، سرو نگر، موسارام باغ، ونستلی پورم اور شہید نگر شامل ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل کونسل کے نائب صدر ڈاکٹر جی سرینواس نے بتایا کہ حیدرآباد کے قلب میں ایسے فرضی ڈاکٹرز موجود ہیں جن کا اصل نشانہ غریب اور ضرورت مند مریض ہوتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹرز خاص طور سے متوسط طبقے کے افراد کو نشانہ بناتے ہوئے اپنا کلینک چلا رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ تلنگانہ مسلم بند منگل 29 اکتوبر کو شام 5 بجے تک منایا جائے گا۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری اور سخت سزا کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی تحریک مسلم شبان نے اس بند کا اعلان کیا۔ ملک میں وقفے سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں مسلمان اور جمہوریت پر ایقان رکھنے والوں نے سینکڑوں درخواستیں پولیس اسٹیشن میں دی مگر کوئی عملی اقدامات اور خاطیوں کو سزا دور کی بات ہے انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ مشترکہ بیان میں تلنگانہ کے مسلمانوں سے درمندانہ اپیل کی گئی کہ وہ منگل 29 اکتوبر کو اپنے تمام کاروبار اور نجی مصروفیات کو شام 5 بجے تک معطل رکھیں۔ تمام دکانات، ٹھیلا بنڈی والوں، آٹو رکشہ، پان شاپ، چائے کے پنڈیوں، ترکاری فروش شورومز شام 5 بجے تک بند رکھیں۔ واضح ہے کہ یہ بند کسی بھی مذہب، فرقہ یا پارٹی کے خلاف نہیں بلکہ یہ بند گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا کے لیے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حقیر عمل ہے۔ قرآن کے حکم کے مطابق ہماری تجارت اور مال اور رشتوں سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ اس گستاخ نے ہمارے دلوں کو چھلنی کر دیا ہے۔ ملک کے دستور اور قانون کے مطابق ہم سزا کے مطالبے کے لیے کچھ گھنٹے اپنے کاروبار کو معطل رکھیں اور اپنے مکانات پر سیاہ پرچم بطور احتجاج لگائیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے واضح کیا کہ یہ بند یوم سیاہ امت مسلمہ کا ہے۔ ناظرین، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بند کے اعلان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تفرقہ پسند عناصر نے ملک کے طول و عرض میں نفرت کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے۔ اس ماحول کو فروغ دینے میں برسر اقتدار مخصوص جماعتوں کے قائدین کے ساتھ ساتھ وہاں کے عہدیداروں نے بھی بھرپور تعاون کیا ہے۔ ستم ظرفی کی بات یہ ہے کہ حیدرآباد اور اس کا جڑواں شہر سکندرآباد جو قومی یکجہتی کا جیتا جاگتا نمونہ اور گنگا جمنی تہذیب کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، اس میں مسلمانوں کے خلاف عام افراد کے دلوں میں نفرت کا زہر گھول دیا گیا ہے۔ سکندرآباد کی متیالما مندر پاسپورٹ آفس کے قریب میں مورتی کو نقصان پہنچانے کے واقعے کے ملزم کو شدید زدوکوب کرنے کے بعد پولیس کی حوالگی، شخصیت سازی پروگرام کے منتظمین اور موٹیویشن اسپیکر منور جماع کی بھی گرفتاری اور مندر کے قریب ہندو تنظیموں کی ریلی، قریب میں واقع مسجد کو نشانہ بنانے کی سازش اور احتجاجیوں کی جانب سے ڈیوٹی پر تعینات پولیس ملازمین پر حملے جیسے واقعات کو مسلمان اور ہندو بھول ہی نہیں پائے تھے کہ حالیہ دنوں اس علاقے میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ایک واقعہ پیش آیا۔ سیکولر حکومت، وزراء، سیاسی قائدین اور عہدیداروں کے لیے یہ واقعہ لمحہ فکر ضرور ہے۔ مندر میں مورتی کی بے حرمتی واقعے کے بعد اس علاقے میں مسلمانوں سے نفرت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب وہاں کے مقامی چند ہندو افراد اس علاقے میں آنے والے ہر مسلمان کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ سکندرآباد علاقے کی اکثریتی فرقے کی آبادی والی ایک گلی میں حالیہ دنوں چند آئرش مسلمان آٹو کے ذریعے پہنچے۔ یہ مسلمان آٹو سے اترے ہی تھے کہ گلی کے چند ہندو بھائیوں نے ان سے پوچھ تاچھ شروع کر دی اور آپ لوگ کس سے ملنے آئے ہیں کہا۔ ان مسلمانوں نے بتایا کہ فلاں عمارت کی پہلی منزل پر ہمارے رشتہ دار یا عزیز رہتے ہیں، ہم ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ مقامی چند ہندو افراد نے ان مسلمانوں کو پہلی منزل میں مقیم افراد سے ملنے نہیں دیا اور کہا کہ ہم لوگ اس عمارت کی پہلی منزل میں مقیم افراد کو یہاں سے چلے جانے کے لیے کہہ دیے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ایسی فرقہ پرستی اور نفرت کا ماحول صرف شمالی ہند میں دیکھنے اور سننے کے لیے ملتا تھا، مگر اب سکندرآباد جیسے شہر میں اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ پولیس میں بھی فرقہ پرستی سرایت کر چکی ہے۔ اس کی اہم وجہ اس محکمے میں مسلمانوں کی کم نمائندگی بتائی جا رہی ہے۔ حکمرانوں اور عہدیداروں کو سکندرآباد اور ریاست بھر میں نفرت کی جگہ محبت کی دکان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔